मेरा नाम साहिल राज है और मैं पटना से हूँ। मैं अपना बैचलर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता से किया हूँ और आज हम लोग इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ने के पहले कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स में। तो सबसे पहला टर्म है कि मैट्रिक्स पहले कहते किसको हैं। तो बेसिकली मैट्रिक्स ये होता है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक सेट ऑफ नंबर है, उसको हम लोग ना एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में अरेंज करते हैं या फिर एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, A1, A2, A3, ऐसा बहुत सारे नंबर है, B1, B2, B3, ऐसा मान लीजिए कि बहुत सारा नंबर है। उसी तरह C1, C2, C3, मेरे पास ऐसा बहुत सारे नंबर है। तो ये होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ये सब है क्या। बेसिकली ये सब ना मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये सब मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ये सब एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। और उसके बाद हम ये बात करते हैं कि A1, A2, A3 ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। उसी तरह से B1, B2, B3 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। C1, C2, C3 ये भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन में है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी एलिमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं रो ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि जो ये सब को ना हम लोग रो ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो A1, B1, C1 है ये देखिए एक वर्टिकल लाइन में है। उसी तरह से A2, B2, C2 ये भी एक वर्टिकल लाइन में है। A3, B3, C3 ये भी एक वर्टिकल लाइन में है। तो जो वर्टिकल लाइन होता है उसको ना हम लोग कॉलम बोलते हैं, यानी कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो ऑफ द मैट्रिक्स और वर्टिकल लाइन को कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें मान लीजिए कि M हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि M हॉरिजॉन्टल रो भी तो हम बोल सकते हैं। नंबर ऑफ जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको ही हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ रो। तो मान लीजिए कि इसमें M हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि हम बोल सकते हैं इसमें M रो है। उसी तरह से मान लीजिए कि इसमें N वर्टिकल लाइन है, यानी कि हम बोल सकते हैं N कॉलम है, क्योंकि वर्टिकल लाइन को ही तो हम लोग कॉलम बोल रहे थे, यानी कि इसमें N कॉलम हम मान लेते हैं। यानी कि इस मैट्रिक्स में M रो है और N कॉलम है। तो अगर कोई मैट्रिक्स में M रो है एंड N कॉलम है तो उस मैट्रिक्स को ना हम लोग M क्रॉस N मैट्रिक्स लिखते हैं, यानी कि इसमें M रो है और N कॉलम है और हम लोग पढ़ते हैं इसको M/N मैट्रिक्स। तो इसमें एक चीज और होता है, जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है उसके बिहाफ पे ना हम मैट्रिक्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला तो ये होता है कि अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल आ गया, दैट मीन्स कि M इक्वल्स टू M नंबर ऑफ रो और N नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स। बेसिकली स्क्वायर में क्या होता है कि जो लेंथ है और विड्थ है वो इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है इसीलिए हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम से बात करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम अगर इक्वल है उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। अदरवाइज मतलब कि M और N इक्वल नहीं हो तो उस केस में हम लोग इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोग नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं रहेगा तो हम लोग उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। वैसे हम देखते हैं कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि साइड यानी कि लेंथ और विड्थ इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो मैट्रिक्स है इसीलिए हम लोग यहाँ पे रो और कॉलम में बात करते हैं। तो ये सब थोड़ा ओवरव्यू मैट्रिक्स का है जो कि इन्वर्स में थोड़ा सा यूज होगा, इसीलिए हम इसमें बता दिए। तो चलिए हम इन्वर्स देखते हैं। तो इन्वर्स पहले होता क्या है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स होता क्या। तो क्या बोलते हैं कि अगर मेरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स मान लीजिए कि A है, तो A इन्वर्स का मान लीजिए कोई मैट्रिक्स B एग्जिस्ट तभी करेगा जब उस दो A और B मैट्रिक्स है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, और जो इसका जो ऑर्डर होगा यानी कि I का जो ऑर्डर होगा वो A का ऑर्डर और B का ऑर्डर के बराबर होगा। यानी कि अगर ये N ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये भी N ऑर्डर का रहेगा और B भी N ऑर्डर का रहेगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ नहीं है, सिंपली क्या होता है ना कि इसका जो
प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट 1 हो और उसको छोड़कर सारे एलिमेंट 0 हो। यानी कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये होता है कि जो लेफ्ट कॉर्नर से लेकर राइट कॉर्नर एलिमेंट में जो नंबर प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, और वो एलिमेंट 1 रहे और उसको छोड़कर सारे 0 रहे। यानी कि देखिए 1 0 0 यहाँ पे 0, और देखिए इसके कॉर्नर में जा रहे हैं तो यहाँ पे 1 और सारे एलिमेंट 0, यहाँ के कॉर्नर में जा रहे हैं तो यहाँ पे भी 1। तो ये जो एलिमेंट है इसे होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। तो वही होता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 रहे और बाकी एलिमेंट 0 रहे, उसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें देखिए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी कि इसमें 3 रो है और 3 वर्टिकल लाइन है, इसलिए इसमें भी कॉलम 3 है, यानी कि ये 3x3 मैट्रिक्स है। तो ये इसको ना हम I3 से भी डिनोट करते हैं। ये बोलता है I3 कि ये जो मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3 है। सिमिलरली अगर 4x4 का रहता है तो उसको हम I4 से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो भी हम ऐसे सिंपली IN से डिनोट कर देते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स यानी कि मान लीजिए मैट्रिक्स B है वो एग्जिस्ट तभी करेगा जब उस दोनों का प्रोडक्ट वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में प्री मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स के साथ। प्री मल्टीप्लाई क्या होता है कि बेसिकली कोई भी मैट्रिक्स है उसके हम लोग ना आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ। जैसे मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स P है, इसका अगर हम प्री मल्टीप्लाई करें मैट्रिक्स Q के साथ तो हम लोग सिंपली उसके आगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया प्री मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स P विथ रिस्पेक्ट टू Q। सिमिलरली एक और होता है पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स M है और इस मैट्रिक्स के ना हम लोग पीछे मल्टीप्लाई करेंगे कोई एक मैट्रिक्स के साथ, मान लीजिए कि n का मैट्रिक्स। अब जो ये n मैट्रिक्स है वो ना इसका पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी कि प्री का मतलब आगे मल्टीप्लाई करेंगे, पोस्ट का मतलब पीछे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं ना कि ये जो एक्सप्रेशन है भी कुछ इसमें हम लोग प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए इनवर्स के साथ। तो फिर ये ए इनवर्स के साथ यानी कि ए इनवर्स इंटू ए बी, तो इधर भी तो ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। एलएचएस में मल्टीप्लाई कर दिए तो आरएचएस में तो करेंगे बैलेंस करने के लिए, यानी कि ए इनवर्स इंटू आई। अब क्या होता है मैट्रिक्स में ना एक प्रॉपर्टी है कि कोई एक मैट्रिक्स है उसका अगर इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करो या पोस्ट मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। मतलब कि कोई एक मैट्रिक्स मान लीजिए कि पी मैट्रिक्स है, उसको हम इनवर्स के साथ या तो पोस्ट मल्टीप्लाई किए या हम प्री मल्टीप्लाई करें, इस दोनों जो मल्टीप्लिकेशन करेगा इस दोनों मैट्रिक्स का वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। इसका भी ऑर्डर सेम रहेगा जो पी का मैट्रिक्स रहेगा। तो यही हम बोल रहे हैं कि ए इनवर्स इंटू ए क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए ए इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम ए को पी को हम ए बोल रहे हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आई मैट्रिक्स हो गया आई इंटू यहाँ पे क्या हो गया बी, क्योंकि ए इनवर्स ए तो आई आ गया और यहाँ पे बैठा हुआ क्या गया बी, और यहाँ पे देखिए ए इनवर्स इंटू आई। ये क्या होता है कि इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है कि कोई एक मैट्रिक्स है उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, सिमिलरली वही प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई वो वही मैट्रिक्स इक्वल आ गया हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, लेट से एम को एक मैट्रिक्स है, इसको हम ना आई के साथ या तो प्री मल्टीप्लाई करें या पोस्ट मल्टीप्लाई करें, इस दोनों केस में ना सेम मैट्रिक्स जो एम है वही आ जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए इनवर्स इंटू आई सेम आ जाएगा ए इनवर्स के बराबर, और यहाँ से आई बी इक्वल टू यानी कि कोई एक मैट्रिक्स है बी उसको हम प्री मल्टीप्लाई किए हैं ए इनवर्स के साथ तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। यानी कि यहाँ से क्या बोल सकते हैं बी इक्वल्स टू ए इनवर्स और ए इनवर्स इक्वल्स टू बी बोल सकते हैं, यही तो है। मैं एलएचएस को आरएचएस में रख दिया और इसको एलएचएस में रख दिया। ये तो हम ओवरव्यू बताएं कि मैट्रिक्स को कैसे हम देखते हैं यानी कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक और फॉर्मूला है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स में, एक मैट्रिक्स में एक फॉर्मूला है कि कोई मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है,
इसको अगर इसके एडजॉइंट के साथ अगर मल्टीप्लाई किए, मतलब कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, इसका जो वैल्यू होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन के बराबर होता है। एन है वही ऑर्डर ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वही ऑर्डर ए के ऑर्डर के इक्वल होगा। हम इसको सिंपली आई से डिनोट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहला बात है कि डिटर्मिनेंट ना एक जस्ट एक नंबर होता है, एक वैल्यू होता है। तो इसको हम थोड़ा देर में देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करिए ना कि ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड। तो अगर मान लीजिए कि हम ए इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दिए तो ए इनवर्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किए तो इधर भी ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए इनवर्स इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि ए इनवर्स इंटू ए, अभी बताए थे क्या होगा कि कोई एक मैट्रिक्स है उसको इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको मैं आगे कर लेता हूँ, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इधर क्या हो जाएगा ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिंपल है। अब अभी मैं बताता हूँ ये एडजॉइंट ऑफ ए भी कोई मैट्रिक्स है, तो ये एक मैट्रिक्स है, उसको हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सेम मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अभी हम पीछे बताए थे, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, और ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसको हम वही यही लिख दिए। और ये भी हम बताए थे कोई एक मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि ए इनवर्स। अब क्या करें कि ए इनवर्स वाले टर्म को ना इधर हम ले आते हैं, और पहले देखिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू ए इनवर्स, और इसको सिंपली एलएचएस को आरएचएस में डाल देते हैं, आरएचएस को एलएचएस में डाल देते हैं, यानी कि ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को अगर देखें, हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो अगर ए इनवर्स को हमको एग्जिस्ट कराना है तो हमको डिनोमिनेटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तभी तो ये एग्जिस्ट करेगा। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, हो ही नहीं पाएगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए ए इनवर्स को एग्जिस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं हुआ तो उस मैट्रिक्स को ना हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। हम यहाँ से एक चीज बोल सकते हैं कि इनवर्स निकालने के लिए दो चीज कंडीशन होना चाहिए, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ ए इनवर्स। तो सबसे पहला होगा कि मेरा मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि मैट्रिक्स जो मेरा ए था, ए मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू वो जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब क्या, वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि यही नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज और हम देखते हैं ना कि जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है वो ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है, मतलब कि हम डिटर्मिनेंट ना सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाल पाएंगे, इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे भी एग्जिस्ट हो जाता है। तो उसको हम टेक केयर नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी डायरेक्टली हम लिख दिए कि मैट्रिक्स मेरा क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम पहले लिख लेते हैं कॉर्नर, उसके बाद हम कुछ बात करते हैं इसके बारे में। क्या था फॉर्मूला, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए ए इनवर्स तो हम देखें कि क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखते हैं कि सबसे पहले कि एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या है। तो एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली क्या होता है ना कि सबसे पहले मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स मेरा ये मैट्रिक्स है,
A11, A12, A21 और A22। ये देखिए कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी कि हम बोल सकते हैं ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये क्या बताए थे हम बोले, ये रो है और ये कॉलम है, यानी कि ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। ये जो A11 है ये क्या होता है ना कि ये बताता है कि जो मैट्रिक्स है वो मेरा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। देखिए ये फर्स्ट रो में है, ये फर्स्ट कॉलम में, यानी कि मैट्रिक्स बताता है। उसी तरह से अगर A12 की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि ये जो मेरा एलिमेंट है वो फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है। देखिए फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है। सिमिलरली अगर A21 की अगर हम बात करें तो ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है ये मेरे सेकंड रो में है और ये फर्स्ट कॉलम में है। देखिए सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह से अगर हम A22 की बात करें तो ये बताता है कि ये सेकंड रो में है और ये सेकंड कॉलम में। देखिए सेकंड रो में है और ये सेकंड कॉलम में है, यानी कि मैट्रिक्स के बराबर हो गया। तो हम क्या करते हैं ना कि मैट्रिक्स है इसको सिंपली ना हम लोग A इक्वल्स ना AIJ, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है मान लीजिए कि 2 क्रॉस 2 था तो 2 क्रॉस 2 से डिनोट कर देते हैं। आप 2 क्रॉस 2 डिनोट किए तो हम ये बोल सकते हैं कि आई का वैल्यू देखिए तो 1 2 1 जा रहा है और 2 भी जा रहा है, यानी कि आई का वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाएगा। और जे का वैल्यू भी देखिए तो 1 जा रहा था, यहाँ पे 2 भी जा रहा है, यानी कि आई का वैल्यू 1 से लेके जितना भी इसका ऑर्डर है ऑफ द मैट्रिक्स है वहाँ तक जाता है, यानी कि 1 से लेके 2 तक। इस केस में, इस मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल आया। तो हम बात कर रहे थे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर। तो एडजॉइंट ऑफ ए बोलते हैं कि सबसे पहले ना सारा एलिमेंट का पहले कोफैक्टर निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि A11 का कोफैक्टर मान लीजिए कि C11। अभी हम बताएंगे कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि A11 का कोफैक्टर मान लीजिए कि C11 आ गया। कोफैक्टर को ना CIJ मैट्रिक्स से भी डिनोट करते हैं। मान लीजिए कि A12 का कोफैक्टर आ गया C12, A21 का कोफैक्टर आ गया C21 और A22 का कोफैक्टर आ गया मान लीजिए C22। ये मेरा आ गया कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ए। दैट मीन्स कि मैट्रिक्स ए में जितना भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसका कोफैक्टर ये निकल गया। और एडजॉइंट ऑफ ए ना कुछ नहीं होता, ये सिंपली ये जो कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स आ गया सारा एलिमेंट का, इसको ट्रांसपोज कर देना। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो भी एलिमेंट रो में है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो और जो भी एलिमेंट कॉलम में है उसको रो में इंटरचेंज कर दो, यानी कि हम बोल सकते हैं CIJ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। यानी कि हम बोल सकते हैं ये जो रो में इसको कॉलम में डायरेक्टली डाल देते हैं C11, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, यानी कि C11 को नीचे C12, और फिर ये जो है यानी ये जो सेकंड जो रो है उसको सेकंड कॉलम में डाल देना है C21 C22। अब हम बात करते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकलता है। तो कोफैक्टर का फिर एक फार्मूला होता है, वो होता है -1 टू द पावर I प्लस जे MIJ। ठीक है, जहाँ पे ये जो MIJ है वो होता है माइनर ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। मतलब कि ये सारे एलिमेंट का माइनर निकालेंगे यहाँ पे, और जो I और J है ये बताता है कि ये जो एलिमेंट है A11 वो किस रो में है और किस कॉलम में है। अगर हम A12 एलिमेंट का अगर हम निकालना चाहे कोफैक्टर तो सिंपली क्या करेंगे, -1 टू द पावर I ये डिनोट करता है यानी कि किस रो में है, और J ये डिनोट करता है कि किस कॉलम में है, यानी कि -1 टू द पावर I का वैल्यू क्या हो गया 1 और J का वैल्यू क्या हो गया 2 और M क्या हो जाएगा IJ, यानी कि I का वैल्यू 1 यानी कि सिंपली हमको माइनर निकाल देना है इसका, और -1 के पावर जो भी जिस रो में था जिस कॉलम में था उसको यहाँ पे पावर में जोड़ देना है और सिंपली यहाँ पे वैल्यू रख देना है। यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा C12, यानी कि कोफैक्टर आ गया इस एलिमेंट का। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि अगर हमको निकालना है कोफैक्टर C22 का, तो कुछ नहीं करना है, -1 टू द पावर I प्लस जे। I का वैल्यू क्या था 2 था तो 2 लिख दिए, J का वैल्यू क्या था 2 था तो 2 लिख दिए, और यहाँ पे M22, यानी कि पहले माइनर निकालना है फिर
उसको पावर कर देना जिस रो में है, जिस कॉलम में है, उसको सम करके और फिर सिंपली ऐसे कोफैक्टर निकलेगा। अब हम बात करते हैं कि माइनर कैसे निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले कोफैक्टर था, तो कोफैक्टर को तो देखें कि -1/i+j mi j आ रहा है। अब हमको माइनर निकालना है। माइनर कैसे निकालते हैं? तो माइनर के लिए ना कुछ नहीं करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि ये कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसको हम लोग ना इसका माइनर निकालना है। तो माइनर क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि माइनर हमको इसका निकालना है a11 का, तो a11 के लिए माइनर मान लीजिए m11। तो माइनर के लिए सिंपली इसका अगर माइनर निकालना है तो इसका रो में जो भी एलिमेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए, इसके कॉलम में जो भी एलिमेंट है उसको आप डिलीट कर दीजिए, और जो बचा हुआ जो एलिमेंट है उसका आप डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। जैसे अगर हम इसमें देखें तो m11 दैट मीन्स माइनर निकालना है किसका? a11 का। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यानी कि फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट हटा दिए, और ये फर्स्ट कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट हटा दिए। अब ये जो बचा इसका डिटरमिनेंट निकाल दिए a22 का, तो a22 का डिटरमिनेंट सिंपली क्या हो जाएगा? a22। अगर हम बात की अभी हम बताएं कि डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। ये तो सिंपली एक एलिमेंट है, उसका मैट्रिक्स वही एलिमेंट के बराबर आ जाता है, उसका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है वही मैट्रिक्स का जो भी नंबर है उसी के बराबर आ जाता है। अगर हम सिमिलरली अगर m12 का बात करें तो इसको कैसे निकलेगा? ये जो m12 है यानी कि माइनर हमको निकालना है a12 एलिमेंट का, यानी कि इसका निकालना है। ये फर्स्ट रो में है, देखिए फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है। तो फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट हटा दो, सेकंड कॉलम का भी सारा एलिमेंट हटा दो, और जो बचा हुआ है a21 उसका डिटरमिनेंट निकाल लो। a21 का डिटरमिनेंट a21 डायरेक्टली आ जाता है। उसी तरह से अगर हम m21 निकालें, यानी कि माइनर ऑफ द एलिमेंट हम निकाल रहे हैं किसका? जो सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, यानी कि ये इसका हम निकाल रहे हैं a21 का, यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम बता रहे हैं। तो सेकेंड रो का सारा एलिमेंट हटा दिए, सेकेंड रो का सारा एलिमेंट हटा दिए और फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट हटा दिए, तो ये सिर्फ इसके बराबर है a12 के बराबर, इसका डिटरमिनेंट a12। उसी तरह से m22 क्या हो जाएगा इसका, यानी कि सेकेंड रो के एलिमेंट हटा दो, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट हटा दो, जो बचा हुआ वही तुम्हारा माइनर एलिमेंट आ गया। अब जो माइनर जो भी आया उसको सिर्फ हम को फैक्टर वाले फॉर्मूला में डाल देंगे, -1/i + j mi/j। यानी कि अगर हमको c11 निकालना है, यानी कि i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, क्योंकि हमको इसका एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है इसका, तो यहाँ पे क्या कर देंगे -1/i, इसका इसके लिए क्या है 1 और j के लिए क्या वैल्यू है 1, यानी कि 1 + 1 और m1 1, यानी कि 1 के पावर 2 क्या हो जाएगा +1 +1 × m11। देखिए m11 क्या हुआ है a22, यानी कि इसका कोफैक्टर a22 एलिमेंट के बराबर आ गया, यानी कि इसके बराबर आ गया। उसी तरह से अगर हम c12 करें, यानी कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, इसका कोफैक्टर के लिए क्या बताया फॉर्मूला? -1/i + j mi/j, यानी कि -1/i + j क्या हो गया? ये फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है, यानी कि i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, यानी कि i के पावर 1 + 2 और m12, सिंपली i के पावर -1 के पावर 3 -1, यानी कि -m12 क्या है a21, ये निकल गया क्या c12, यानी कोफैक्टर इस तरह निकल गया। सिमिलरली अगर इसका कोफैक्टर निकालना है c21 का, तो क्या करेंगे -1/i + j × m21, यानी कि आप ये बताइए कि इसका i का वैल्यू 2 है, j का वैल्यू 1 है, यानी कि -1 की पावर 2 + 1 और m21, -1 के पावर 3 -1 और -m21 देखिए तो इसका वैल्यू इसके बराबर आ गया है, यानी कि -a12 के बराबर आ गया है। ठीक, सिमिलरली c22 का बात करें तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं कि c22 का वैल्यू ये क्या आ जाएगा -1/2 + 2, यानी कि i + j m22, यानी कि -1 के पावर i + j। ये सेकेंड रो में था, सेकेंड कॉलम में था, इसीलिए इसका i का वैल्यू भी 2 है और j का भी वैल्यू 2 है,
तो 2 + 2 m22। अब देखिए -1 के पावर 4 इज +1 इंटू m22 यानी कि a11। सारा एलिमेंट हमको फैक्टर निकल गया, यानी कि हम कहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं सारा एलिमेंट का कोफैक्टर निकल गया। क्या आ गया कोफैक्टर यहाँ पे क्या आ जाता था C11 C12 C21 C22। ये तुम्हारा क्या गया मेरा कोफैक्टर। इसका वैल्यू क्या गया C11 बताइए तो क्या है A22 है, यहाँ पे देखो A22 आ गया। अब C12 क्या है यहाँ पे -A21 C21 का वैल्यू क्या है -A12 और C22 यानी कि C22 का वैल्यू क्या है यहाँ पे A11। ये आ गया मेरा क्या कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली इसका ट्रांसपोज करिए, यानी कि ए जो रो में एलिमेंट प्रेजेंट है उसको हम कॉलम में डाल देते हैं, और जो कॉलम है उसको हम रो में इंटरचेंज कर देते हैं। तो देखो ये जो रो है इसको हम कॉलम में डाल देते हैं, यानी कि A22 यहाँ पे -A21। उसी तरह से ये जो रो है इसको हम कॉलम में डाल देते हैं, क्योंकि सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में डाल देते हैं -A12 और A11। मेरा हो गया क्या ये एडजॉइंट ऑफ। ये एडजॉइंट ऑफ निकल गया। हमको क्या निकालना है सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स ए, तो इसका हमको अगर डिटर्मिनेंट निकालना है ना, तो डिटर्मिनेंट क्या होता है कि किसी भी आप एक रो में जाइए या किसी भी एक कॉलम में जाइए और क्या करिए कि सबसे पहले इसका जो एलिमेंट है उसको कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए। सारा एलिमेंट को कोफैक्टर के साथ उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिए और फिर सारा का जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए इसका एलिमेंट A11 था तो इसका कोफैक्टर क्या है C11 प्लस सम करना है। उसके बाद ये जो एलिमेंट है यानी किसी भी एक रो में जाना है, सारा एलिमेंट के लिए मल्टीप्लाई करिए उस एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ, फिर सारा के लिए सम कर दीजिए, यानी कि A11 इंटू इट्स कोफैक्टर C11 प्लस A12 इंटू इट्स कोफैक्टर यानी कि C12। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए A11 C11 क्या है A22 प्लस A12 क्या है वही एलिमेंट जो है, और C12 क्या पे -A21। यही मेरा क्या हो गया डिटर्मिनेंट A11 A12 -A21 इंटू A2। अब हमारे पास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, तो सिंपली इन्वर्स किया जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ गया A11 A22 -A21 A12। ये आ गया क्या डिटर्मिनेंट, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ये मेरा आया हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए A22 -A12 -A21 इंटू A11। यही मेरा आ गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये यहाँ पे आंसर। अब क्या करते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे हम समझते हैं। ठीक है, कि कैसे हम निकालेंगे इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। एक सिंपल ही लेते हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए। मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4। ये एक सिंपल मैट्रिक्स ले लिए, हमको इसका इन्वर्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम बताए थे कि इसका इन्वर्स निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट को फैक्टर निकालना है, लेकिन कोफैक्टर निकालने के लिए हमको सबसे पहले माइनर निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर माइनर निकल गया उससे कोफैक्टर निकलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे तो उससे एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकलेगा तो सिंपल है ही
डिटरमिनेंट का ही, क्योंकि कोफैक्टर निकल गया तो सिंपली क्या करेंगे, किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के साथ जाएंगे और हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सारा का सम कर देंगे, उससे मेरा क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम सबसे पहले माइनर निकाल लेते हैं, क्योंकि माइनर से ही कोफैक्टर निकलेगा। माइनर हम क्या करते हैं कि m1 बोले तो माइनर ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड द फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स कि हम इसका निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1% एलिमेंट है, इसलिए हम इसका माइनर निकालेंगे। हम कैसे माइनर निकालेंगे, हम क्या बोले थे कि एलिमेंट जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है उस सारे एलिमेंट को डिलीट कर दो। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में था तो फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिए, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को डिलीट कर दिए। अब जो बचा यही तो डिटरमिनेंट आएगा, क्योंकि एक एलिमेंट का सिंपली डिटरमिनेंट एक ही एलिमेंट आता है, यानी कि इसका वैल्यू 4 आ गया। सिंपली अगर m12 का बात करें तो क्या था, हम माइनर ऑफ द एलिमेंट निकाल रहे हैं विच आर प्रेजेंट एट फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो ये है और सेकंड कॉलम ये है, दैट मीन हम इसका अगर निकालेंगे मान लो माइनर, तो हम क्या बोलेंगे फर्स्ट रो एंड द सेकंड कॉलम में है, तो यानी कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को हटा दो, सेकंड कॉलम के सारे एलिमेंट को हटा दो, अब जो बचा उसका जो डिटरमिनेंट निकाल दो। तो सिंपली एक एलिमेंट है उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, वही एलिमेंट 3। m21 निकालें, m21 करने का मतलब हुआ कि माइनर ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट सेकंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। अब देखिए सेकंड रो में ये सारे एलिमेंट है 3 थे, लेकिन बोला फर्स्ट कॉलम में भी, यानी कि ये एलिमेंट की हम बात कर रहे हैं, यानी कि सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। तो हमको क्या करना है, सेकेंड रो के सारे एलिमेंट को हटा दे, फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट को हटा दे, इसको हटा दिए इसको हटा दिए, बच्चे हैं सिर्फ 2, तो एक एलिमेंट का डिटरमिनेंट क्या होगा, वही एलिमेंट, यानी कि 2 के बराबर। सिमिलरली m22 का मतलब क्या होगा, माइनर ऑफ द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट एट सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम। मतलब कि ये देखिए ये फर्स्ट रो था ये सेकेंड रो था, देखिए हम सेकेंड रो में ये एलिमेंट है, लेकिन बोल रहा था सेकेंड कॉलम में भी, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, मतलब हमको इसका बात बोल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम था तो सिंपली सेकंड रो के एलिमेंट को हटा दिए, सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हटा दिए, बचा क्या सिर्फ 1। ये मेरा क्या गया 1, ये माइनर आ गया, इसे को फैक्टर बहुत आसानी से निकलेगा। क्या C11 का वैल्यू क्या बोल लेते हैं, -1 के पावर i प्लस जे। i प्लस जे क्या है, यहाँ पे i का वैल्यू 1 है, j का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स 1 + 1 और m11, यानी कि -1 के पावर 2 +1 +1 इंटू m11 4। उसी तरह से C12 क्या बोले थे, C12 यानी कि कोफैक्टर निकाल रहा है जो एलिमेंट फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में, तो -1 टू द पावर i प्लस जे क्या होगा, i का वैल्यू 1 है और j का वैल्यू 2 है, और यहाँ पे सिंपली m12। अब देखो i -1 के पावर 3 यानी कि -1 माइनस ऑफ m12 यानी कि 3 है वैल्यू, ये मेरा निकल गया क्या कोफैक्टर C12 का वैल्यू। C21 की बात करें, यानी कोफैक्टर निकाल रहे हैं सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को, क्या फॉर्मूला होगा, -1 के पावर i प्लस जे, i का वैल्यू 2 j का वैल्यू 1, तो -1 के पावर 2 + 1 एंड m21 सिंपली यहाँ पे देखो -1 के पावर 3 यानी कि -1 एंड -1 इंटू m21 यानी कि माइनस ऑफ m21 देखो तो 2 है, तो 2 हो गया। एंड लास्ट C22 का वैल्यू -1 के पावर i प्लस जे, i भी यहाँ पे 2 है j भी 2 है, यानी कि 2 + 2 m22। अब -1 के पावर 4 यानी कि क्या होगा +1 इंटू m22 यानी कि +1। अब ये मेरा आ गया सारा एलिमेंट का कोफैक्टर। तो सिंपली क्या होगा, अगर हम कोफैक्टर की बात करें जो मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, यहाँ पे आ गया C11 C12, देखो C11 यहाँ पे क्या आएगा C12, यहाँ पे क्या आएगा C21, यहाँ पे क्या आएगा लास्ट में C22। ये मेरा है कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से। तो C11 क्या मेरा वैल्यू है 4, C12 का वैल्यू -3 और C21 का वैल्यू क्या गया -2 और C22 का वैल्यू क्या गया 1। अब ये मेरा आ गया कोफैक्टर ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है। तो अगर कोफैक्टर आ गया तो क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर देखते हैं शायद हो जाए, तो एडजॉइंट ऑफ क्या हो जाएगा, सिंपली
एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कि सी आई जे का ट्रांसपोज, ठीक है, सी आई जे का ट्रांसपोज, यानी कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग रो वाले को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं और कॉलम वाले को रो में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि ये जो पूरे रो में था इसको हम कॉलम में डाल देते हैं 4 - 3, और ये जो रो में है सेकेंड रो वाले को सेकेंड कॉलम में -2 और 1। ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और अगर हमको उसके बाद क्या निकालना पड़ेगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया। अब डिटर्मिनेंट क्यों निकालना है, तो डिटर्मिनेंट के लिए क्या बोले थे, किसी भी रो में जाओ या किसी भी कॉलम में जाओ, जिस रो के एलिमेंट में जाओ उसका कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर उसको सारे एलिमेंट के लिए सम कर दो। हम चले गए, मान लीजिए कि पिछले वाले में रो 1 के साथ गए, हम क्या करते हैं इस बार रो 2 के साथ चले जाते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, ए इस एलिमेंट का क्या नाम है, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22। तो A21 का वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, बोल रहा था कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, यही था सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 3 इंटू C21 का वैल्यू देखो क्या है यहाँ पे -2, C21 का वैल्यू -2 और प्लस A22, यानी कि ये वाले मैट्रिक्स है, क्योंकि बोल रहा था सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम, यानी कि यही था वैल्यू सेकेंड रो एंड द सेकेंड कॉलम। तो 4 इंटू, अब देखो C22 का वैल्यू क्या आता है, C22 का वैल्यू क्या आता है 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया -2 -6 + 4 -2। अब डिटर्मिनेंट का वैल्यू -2 आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये आ गया, तो हम डायरेक्टली इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स क्या बोले थे, ए इनवर्स ये देखो, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, ये है एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाला है एडजॉइंट ऑफ ए 4 -2 -3 1 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है गया -2, यानी कि 1/-2। अगर आप इसको माइनस को मैट्रिक्स के एलिमेंट के अंदर लेके जाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, हाफ इंटू, यानी कि -4 2 3 -1। अगर हाफ को भी लेके जाना चाहते हो तो अंदर हाफ को भी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि सिंपली क्या हो जाएगा -2 1 3/2 -हाफ। यही मेरा ये इनवर्स आ गया। चलिए ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और देखेंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम पढ़ते हैं। चलिए ठीक है।